हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि आपको अब यह टेस्ट सीरीज मंडे टू सैटरडे चलेगा। सप्ताह में अब एक दिन संडे को यह बंद रहेगा। बीच में छुट्टी के कारण यह 7 दिन चलाया जाता था, अब यह सप्ताह में आपको 6 दिन चलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक मैंने जो 22 सेट इसका अपलोड किया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लिए होंगे और इसका डिस्कशन भी अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। किसी भी सेट को बनाने से आपको तभी फ़ायदा होगा जब उसका आप अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग अभी तक 22 सेट नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका इसमें कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएँगे। अगर आपका नंबर इसमें 40 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आपका नंबर कितना आ रहा है। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि वीडियो इसलिए लंबा होता है उसमें अब चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाएगा, तो वीडियो लंबा होना ही है। तो वीडियो मेरा 30 से 35 मिनट के बीच में होता है। आप उसे अच्छे से 30 से 35 मिनट समय दें और उसको सेट को पहले बना लें अपने से, उसके बाद उससे आंसर मिले और उसके बाद आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएँ। आज से हम लोग का ग्रुप डिस्कशन लाइव भी स्टार्ट हो जाएगा शाम को 6:30 बजे। आप लोग ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट होइएगा। उस ग्रुप डिस्कशन से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा या नहीं, लेकिन संभवतः एग्ज़ाम का डेट बढ़ने के ज़्यादा चांस है। अगर एग्ज़ाम का डेट आपको 20 से 25 दिन बढ़ा दिया जाता है तो आपके पास कुछ समय मिल जाएगा, उसमें सारे चीज़ आप रिवीजन कर लेंगे और एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। तो आप लोग शाम को ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर पार्टिसिपेट होइएगा। और आज से ही बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया गया है। जिनको भी बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस मारना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आप भाग ले सकते हैं। ऑफलाइन में आपको प्लेटफॉर्म कोचिंग के पास मेरा रूम है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और उसका एड्रेस भी आपको बता दिया जाएगा अगर आप मारना चाहते हैं तो। नहीं तो आप ऑनलाइन मार सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी बात मैंने बताया है, ये सारे बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 68वीं बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी लेखापाल, यूपी पेट और सिविल कोड, सभी एग्जामों में यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा श्री। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। रूपकुंड झील, डीडीवाना झील, पुलिकट झील और नक्की झील। तो किस झील को कहा जाता है यह बात पूछ रहा है, तो रूपकुंड झील को यह बात कहा जाता है। पुलिकट झील की बात करें तो यह भारत के 2 राज्यों की सीमा पे है, जो कि आपको एक तमिलनाडु है और एक आंध्र प्रदेश। डीडीवाना झील आपको जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको मिलान करने के लिए, आइए मिलान करते हैं। एक तरफ आपको सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2। खाद्य उत्पादन वृद्धि की बात करें तो हरित क्रांति से संबंधित है। वही दूध उत्पादन की बात करें तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। और मत्स्य उत्पादन की बात करें तो नीली क्रांति से संबंधित है। और उर्वरक की बात करें तो भूरी क्रांति से संबंधित है। तो इस तरह ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करनाल वट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल वट मटर से, सरसों से, गेहूं से और धान से। तो करनाल वट आपको गेहूं से रोग है और जस्ता से कमी से आपको धान में रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भारत, पोलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात कर रहा है तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया महल जो बात कहेगा तो आपको भारत में पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कैमला हैरिस है। क्वेश्चन नंबर 5। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूभाग
मध्य सागर से नहीं लगती है? कौन सा जो अफ्रीकी देश है जिसका सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो चाड, मोरक्को, ट्यूनीशिया और ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सा देश है? तो आपको ऑप्शन ए जो चाड देश है इसी का सीमा नहीं लगता है, मोरक्को और ट्यूनीशिया का सीमा लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि वेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, लाल सागर एवं आदन की खाड़ी, जावा सागर और हिंद सागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस संधि जो है बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। लाल सागर और भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 7, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का जो नियम है वह किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, विक्रेता की प्राथमिकता पर, पूर्तिकार की प्राथमिकता पर, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो मांग का नियम यह आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उपभोक्ता के प्राथमिकता पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इस सेट में आपको हर पर्सन से क्वेश्चन दिया गया है जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने, महानुलोबिस ने, गाई विज ने और तेंदुलकर ने। तो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में आय का आकलन किया था। पीसी महानुलोबिस की बात करें तो यह इनका कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति तो 1951 में, 1974 में, 1992 में और 1991 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 1991 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछता है तो 8वीं पंचवर्षीय योजना भी था और भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी और 1992 की बात करें तो सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और सेबी की स्थापना पूछेगा तो आपको 1988 में सेबी की स्थापना हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी माध्यम में ताप को वृद्धि किया जाएगा तो प्रकाश के वेग पर तो घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता और फिर घटता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है? यांत्रिक को विद्युत में, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। तो डायनेमो जो है यह आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में करता है और विद्युत को यांत्रिक में मोटर करता है। उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको सोलर सेल से भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न किसके बराबर होता है? जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा, बल की प्रति इकाई क्षेत्रफल, उस पर लगे बाहरी दबाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना चाहिए और अच्छे से समझ के। क्वेश्चन नंबर 13, चिनार वन जीव विहार किस राज्य में है? चिनार केरल में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में है। तो चिनार वन जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह केरल में है, न कि बिहार में है। काजीरंगा आपको असम में है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है और वाल्मीकि नगर वन जीव अभ्यारण्य आपको बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 14, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर और इनमें से कोई नहीं। तो पृष्ठ तनाव के एसआई मात्रक की बात करें तो इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर।
पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है? इसमें पूछा गया कि कौन सा फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो ग्रेनाइट, फास्फोराइट, फ्लोरापाइट और क्लोरोपाइट। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं है और बाकी जो 3 दिया गया है वो फास्फोरस के अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों की योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? संयोजकता से, परमाणु क्रमांक से, परमाणु भार से और तत्वों के तुल्यांक भार से। तो यह किससे पता लगाया जाता है? यह बात पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, संयोजकता से पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग जो किया जाता है आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिना को, कैल्शियम ऑक्साइड एवं आयरन को, आयरन ऑक्साइड एवं क्लोरीन को, कैल्शियम ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम को। तो वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम को। क्वेश्चन नंबर 18, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा जो है निम्नलिखित में से किसका सामान्य है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा की बात कर रहा है तो वॉशिंग सोडा आपको सोडियम कार्बोनेट है। और खाने वाला सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु निम्नलिखित में से कौन है? धब्बा रहित बनाना लोहा है तो कार्बन है, जस्ता है, तांबा है और क्रोमियम है। तो धब्बा रहित की बात करें तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन के संयोजकता 2 होता है और जस्ता का परत आपको लेप लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोखता है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो कौन सी क्लोराइड की उपस्थिति को अशुद्धि को सोख लेता है? यह बात पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक घोल किसका कोलाइडल विलयन होता है? एक घोल जो होता है किसका कोलाइडल विलयन होता है? द्रव में द्रव से, द्रव में ठोस से, गैस में गैस से, ठोस में ठोस से। इसका आंसर हो जाएगा आपको द्रव में द्रव से कोलाइडल विलयन होता है, गैस में गैस वायु। क्वेश्चन नंबर 22, हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन हृदय की गति तेज होने के लिए, हृदय की गति धीमी होने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए और रक्तचाप बढ़ने के लिए। तो हाइपरटेंशन, यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन कर सकते हैं जैसे ऑप्शन को दिया गया है। तो रक्तचाप बढ़ता है तो हाइपरटेंशन भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अल्जाइमर रोग मानव के शरीर के कौन से भाग के अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर जो रोग है मानव के शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो हृदय को, गुर्दा को, मस्तिष्क को और प्रतिरोधी तंत्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि यह मस्तिष्क को प्रभाव करता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला आल्बोगेंटा और ऑप्शन डी की बात करें तो कोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला आल्बोगेंटा। क्वेश्चन नंबर 25, जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र होना क्या कारण है? जोड़ों पर तो गठिया का, रिकेट्स का,
अस्थिमृदता का और अस्थिवीरता का। तो इसमें क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गठिया। अगर आपके जोड़ों पर जहाँ जहाँ आपके पैर में जोड़ है, हाथ में जोड़ है, वहाँ अगर यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो गठिया रोग हो जाता है। रिकेट्स की कमी आपको विटामिन डी से होता है, जो कि हड्डी में रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना और शक्ति प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संक्रमण से संघर्ष करना। श्वेत रक्त का जीवन का 2 से 4 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? मालवेसी कुल का कपास, सरसों, भिंडी, गुड़हल। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो सरसों नहीं है और बाकी कपास, भिंडी और गुड़हल ये मालवेसी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन थे? लोदी राजवंश बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सुल्तान इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश के संस्थापक की बात पूछा गया तो बहलोल लोदी थे। और उसका अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोदी उसका अंतिम शासक थे और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 में बसाया था। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि आप इसमें इसको मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं, एक तरफ सूचीवन और दूसरे तरफ। तो कह रहा है कि पेशवा, पेशवा जो है पेशवा की बात करें तो पेशवा आपको पूना में है, पेशवा आपको पूना में है। और भोसले की बात करें तो भोसले आपको नागपुर में है। होलकर की बात करें तो होलकर आपको इंदौर में है। और गायकवाड़ की बात करें तो यह बड़ौदा में है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए इसका है। क्वेश्चन नंबर 30, मध्ययुगनी महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? मध्ययुगनी महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? अमीर खुसरो, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जयसिंह, मुल्ला दाऊद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि मलिक मोहम्मद जयसिंह के द्वारा मध्ययुगनी महाकाव्य पद्मावत लिखा गया था। हिंदी के खड़ी बोली अमीर खुसरो को कहा जाता है और तोताए हिंद के भी नाम से उन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? मैंने इस क्वेश्चन को कल काफ़ी चर्चा भी किया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने और हाजी बेगम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर को काबुल में दफनाया गया था। अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? विजयनगर के राजाओं ने विष्णु के, विरूपक्ष के, राम के और बिठोला के। तो विजयनगर की बात यहाँ पर पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा विरूपक्ष के नाम पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 33, विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? विदेशी यात्री जो था डाइमेकस अशोक के, बिंबिसार के, बिंदुसार के और सिकंदर के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अशोक की बात करें तो अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगति आपको पटलिपुत्र में हुआ था। हर्यक वंश के संस्थापक आपको बिंबिसार थे। और सिकंदर की बात करें तो सिकंदर ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? उज्जैन, लोथल, कोलकाता और पटना। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो उज्जैन है। उज्जैन आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है और क्षिप्रा नदी के किनारे है। लोथल आपको गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 35,
एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर तो कृष्ण प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने और नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करें तो यह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? भारत के व्यापारिक संबंध पुर्तगाल से, इंग्लैंड से, फ्रांस से और डेनिश से। तो सबसे पहले पूछा गया तो पुर्तगाल से था और 1498 में भारत वास्को डी गामा सबसे पहले आया था और इन्होंने भारत के कालीकट पर पहुंचा और इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। और फिर वास्को डी गामा अगर दूसरी बार पूछेगा तो 1502 में भारत आया था 4 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो कि 1828 से लेकर 1835 तक था और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही इन्हें भारत के वायसराय भी बनाया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंगस थे। लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक था। इन्हीं के शासनकाल में ट्रेन, डाक, तार ये सभी चलाया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हुए, जिनका शासनकाल 1856 से था और इन्हीं के शासनकाल में 1857 के विद्रोह भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने को क्यों असफल रहे? पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, डुप्लेस समक्ष सेनापति नहीं था और भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। तो क्यों असफल रहा यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अंग्रेजी फौज शक्तिशाली थी। क्वेश्चन नंबर 39, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था? बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो किस अधिवेशन में यह कहा था? तो आपको सूरत लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, जो अंबिका चंद्र मजूमदार यानी कि आरसी मजूमदार उसकी अध्यक्षता किया था। इसमें कांग्रेस पुनः मिलन हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग भी किया था। और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था जो कि रास बिहारी इसका अध्यक्षता किया था और सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 भागों में बंट गया था। तो जैसे मैंने चारों ऑप्शन आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से बताया, इससे आप याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन, अफ्रीकन न्यूज, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी के द्वारा आपको इंडियन ओपिनियन था और महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को वह भारत आए थे और 9 जनवरी को इसीलिए आपको प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा की प्रमुख समितियां अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक जेबी कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी अल्प उप समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के जेबी कृपलानी थे और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए सूची को मिलाना है, एक तरफ आपको भाग दिया गया है। नागरिकता जो है भाग 2 में है और पंचायत की बात करें तो भाग 9 में है। सहकारी समिति की बात करें 9 के ख में है और राजभाषा की बात करें तो 17 में है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। तो 1, 4, 3 और 2 इसका आंसर आपको ऑप्शन 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? यह किसमें कहा गया है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उपाधियों की अंत की बात करें तो भाग 18 में कहा गया, और यह बात किसमें है? तो अनुच्छेद 14, 18, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 56। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 में इस बात को कहा गया है। 14 की बात करें तो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 की बात करें प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात है, और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की कार्यकाल की बात है। क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौलिक अधिकार आपको रूस के संविधान से लिया गया और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार की भी बात कही गई है। ये भी बात आपसे एग्जाम में सब पूछा जाता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। तो इसमें आपसे गलत पूछा गया था, तो गलत आपको ऑप्शन सी, यानी कि इसको 4 में नहीं किया गया, इसको 3 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राय सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो राय सूची में विषयों की संख्या की वर्तमान में बात करें तो 61 है, और समवर्ती सूची में आपको 52 विषय है, और संघ सूची में आपको 100 विषय है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जो है कि राय सूची का विषय नहीं है? तो कारागार, स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था और समाचार पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है? सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और ए और बी दोनों। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय की बात यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात अनुच्छेद 124 में कहा गया है। तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयुक्त होता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30, 22, 15 और 7। तो सरकारी उपक्रम में समिति की संख्या आपको 22 होता है। जैसे लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के से, 7 राज्यसभा से, और प्राक्कलन समिति में 30 आपको लोकसभा से ही होते हैं, और सबसे बड़ा प्राक्कलन समिति को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? कौन सा संविधान संशोधन में यह बात कहा गया है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। 352 है वो आपको राष्ट्रीय आपात है, 356 जो है आपको राष्ट्रपति शासन है, और 360 जो है वो वित्तीय आपात है, जो कि भारत में अभी एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन से संविधान, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान 1978, 69वां संविधान 1991 और 31वां संविधान अधिनियम 1973। तो यह किस में किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन आपको 1978 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग संभाले थे? कला, खाद्य एवं कृषि, विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रमंडल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्होंने खाद्य एवं कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास का था? कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि तीव्रतम सामाजिक लक्ष्य रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 प्रथम, 1956 से 1960 दूसरा था। तो इस तरह इस पीडीएफ में डेली 50 क्वेश्चन रहते हैं, और 50 क्वेश्चन का काफ़ी किफ़ायती तरीके से आपके सामने डिस्कशन किया जाता है कि आपको
जो भी एग्जाम वनडे होने वाला है उसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और इस सीरीज को आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं इसके दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग इस सीरीज में भाग लें और अच्छे से इसे सुने और अपने नोटबुक में नोट करें। तो आइए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया जाता है वो सीधे आपके एग्जामों में पूछा जाता है, उसको देखते हैं। एक तरफ संधिया एक तरफ वर्ष है, तो सूरत की संधि आपको कब हुआ था? सूरत की संधि आपको 1775 में हुआ था और पुरंदर की संधि पूछेगा तो 1776 में हुआ था। सूरत के 1775 और पुरंदर के 1776। बाड़गांव की संधि अगर पूछता है तो बाड़गांव की संधि आपको 1779 में है। जितना संधि इसमें दिया गया है इससे बाहर आपके एग्जाम में संधि नहीं पूछेगा। सालबाई की संधि, यह काफ़ी VVI है, इसे याद रखेंगे। सालबाई की संधि आपको 1782 में हुआ था। बेसिन का भी संधि आप याद रखेंगे, ये सब VVI है। बेसिन का संधि भी 1802 में हुआ था। जिस पर मैं VVI बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। और राजपुर घाट की संधि की बात करें तो 1804 में हुआ था राजपुर घाट की संधि। नागपुर का संधि हुआ था 1816 में। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नागपुर का संधि आपको 1816 में हुआ था। और ग्वालियर का भी संधि आपको पूछा जाता है तो 1817 में ग्वालियर का संधि हुआ था। पूना और पुरंदर में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। तब पूना की संधि की बात करेगा तो पूना की संधि आपको 1817 में हुआ था। पूना के संधि आपको 1817 में हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। मंदसौर की संधि आपको 1818 में रहा था। तो इस तरह मैंने आपके सामने जो भी संधि चर्चा किया है, एक बार मैं इंपॉर्टेंट वाला जो है, सूरत के संधि आप 1775 याद रखेंगे, पुरंदर के संधि 1776 याद रखेंगे और बड़गांव का भी आप याद रखेंगे 1779, सालबाई के 1802 और बेसिन सालबाई के 1782 और बेसिन का 1802 याद रखेंगे। तो इस तरह मैंने आपके सामने सभी स्मरणीय तत्व और सभी क्वेश्चन को काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया है और इस डिस्कशन को आप अच्छे से सुनिएगा और अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तभी कोई व्यक्ति सफल होता है। दुनिया का कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको मन से काम नहीं करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो आप भी मन से काम कीजिए, सफल होइए और अपने गाँव, मोहल्ला और अपने ज़िले और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट के पास इस वीडियो का लिंक पहुँचे और उसको भी जानकारी हो कि इस ग्रुप डिस्कशन से हमें भी कुछ फ़ायदा होगा ज्वाइन करेंगे। तो चलिए मैं सेशन के समाप्त करता हूँ, लेकिन आज 6:30 बजे आप लोग ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर भाग लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।